कई प्रश्न हैं मेरे पास। आज से मैं उन प्रश्नों को लेना प्रारंभ करता हूं। एक मित्र ने पूछा है, मूलाधार चक्र से ऊपर चक्रों का अनुभव करने के लिए मात्र गहरे ध्यान में डूबना ही उपाय है अथवा अन्य यौगिक क्रियाओं, विधियों आदि का भी सहारा लिया जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। गहरा ध्यान अपने आप में सारी बातों को समेट लेता है। जब तुम गहरे ध्यान की बात करते हो, फिर कुछ भी उस ध्यान से बाहर नहीं रह जाता। किसी अन्य यौगिक क्रिया या विधि की तब कोई वहां पर आवश्यकता नहीं होती। सारी यौगिक क्रियाएं, विधियां मात्र सहयोगी हैं। वो अलग से कुछ भी नहीं करती, वो केवल तुम्हारे उस ध्यान को गहरा करने में ही सहयोग करती हैं। वस्तुतः तुम जिन यौगिक क्रियाओं, मुद्राओं और आसनों की बात कर रहे हो, वो आसन, मुद्राएं और क्रियाएं ऊर्जा के जागरण के बाद घटे अनुभव हैं। जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा जागृत हो जाती है, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा गतिमान हो जाती है, तो तुम्हारा शरीर स्वतः ही बहुत सारी क्रियाओं में उतर जाता है। बहुत सारे आसन, बहुत सारी मुद्राएं, उनका उपयोग तुम्हें थोड़ा बहुत सहयोग दे सकता है, लेकिन वो बहुत गहरे नहीं ले जाता। आंशिक सहयोग उनसे मात्र मिलता है, केवल तुम्हारे शरीर को डिसिप्लिन करने का एक काम हो जाता है। लेकिन ये जो आंतरिक ऊर्जा थी, ये जो कुंडलिनी थी, ये तुम्हारे मनस शरीर पर घटी हुई घटना है। गहरे तुम्हारे सूक्ष्म तलों में तो तुम्हें अन्य और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऊर्जा तो है ही, वो है इसीलिए जीवन है, वो है इसीलिए तुम हो, वो है इसीलिए ये सारी गतिविधि चल रही है, ये कहना, ये सुनना। तो ऐसा नहीं कि ऊर्जा का अनुभव किसी किसी को होता है, वो सभी को है। किसी का थोड़ा कम प्रकट रूप में और किसी का थोड़ा अधिक प्रकट रूप में, बस इतना अंतर है। केवल प्रकट होने का भेद मात्र है, बाकी तो ऊर्जा ही है एकमात्र, वही है जिससे सब कुछ संचालित है। तुम्हें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अब जैसे मैंने पहले आंतरिक शक्ति के आयाम विचार की बात की थी, तो अगर तुम उस आयाम को समझ गए हो, तुमने अपने विचारों पर पूरा काम कर लिया है, उन्हें तुमने तरल और पारदर्शी बना लिया है, फिर यात्रा सहज हो जाती है, सुगम हो जाती है, फिर कोई संघर्ष नहीं रहता। समस्या तभी तक है जब तक पहला तल पारदर्शी नहीं हुआ है। जैसे तुम्हें घर के भीतर झांकना हो, घर में बहुत सारे कमरे हों, तो या तो उस घर की दीवारों में तुम्हें द्वार और खिड़कियां बनाने होंगे, या किसी उपाय से उन दीवारों को इतना पारदर्शी बना देना होगा ताकि तुम भीतर झांक सको। और कोई उपाय तो है नहीं। विचारों पर काम करना तुम्हारे स्थूल तल को पारदर्शी बना देता है, फिर तुम भीतर झांकने में सक्षम हो जाते हो। अब जैसे एक दीपक जल रहा है, उसके ऊपर तुम एक कांच रखो, तो उसकी रोशनी जितना साफ कांच होगा उसी अनुपात में बाहर आएगी। अगर तुम उस कांच के बजाय कोई अपारदर्शी वस्तु उसके चारों ओर रख दो, तो रोशनी बाहर नहीं आएगी। ऐसे ही ऊर्जा है, वो तुम्हारे भीतर है, अपना काम कर रही है। वस्तुतः
तुम्हें उसे और पारदर्शी बनाने का काम करना है। ये गहरी समझ चाहिए। गहरी समझ अपने आप में गहरा ध्यान है। अगर तुम अभी उस गहरी समझ में उतर सकते हो तो फिर किसी ध्यान की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। ध्यान कुछ क्रियाएं और विधियां तो है नहीं। क्रियाएं और विधियां उसके लिए केवल उपयोगी उपकरण मात्र हैं। बात समझ में जैसे ही तुम्हारे आती है, ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है। हमारे एक प्रिय संबुद्ध मित्र जे कृष्णमूर्ति एक बार पहाड़ों में विचरण कर रहे थे। पहाड़ों में टहलते हुए उन्हें एक साधु मिला। वो एक गुफा में रहता था, उस गुफा में रह के साधना करता था। कृष्णमूर्ति जी ने उसे पूछा कि तुम पूरे संसार से अलग इस निर्जन पहाड़ी में, इस गुफा में क्या कर रहे हो? उस साधु ने कहा कि मैं बाहर की भीड़ से बचने के लिए, अपनी शांति और एकांत को उपलब्ध होने के लिए इस गुफा में अपनी साधना कर रहा हूं। हमारे संबुद्ध मित्र ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और मुस्कुराकर उससे कहा कि लेकिन भीड़ तो तुम्हारे भीतर है। घटना है कि वो साधु थोड़ी देर खड़ा रहा और तुरंत पहाड़ी से नीचे उतर गया। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया। बात समझ में आ गई, ध्यान घट गया, दिख गया कि भीड़ तो अंदर है, गुफा में क्या करना है। तो भीड़ के भीतर, भीड़ के साथ रहकर भी अपने ऊपर काम किया जा सकता है। जब बात समझ में आती है तो क्विक एक्शन होता है। अगर तुम्हारी क्रिया नहीं घट रही है तो इसका अर्थ है बात समझ में नहीं आ रही। तो उसके समझ पर काम करना है। इसके लिए तुम कुछ बिंदुओं को अपने ख्याल में ले सकते हो। एक तो जब तुम अपने इस बेसिक सेंटर से, मूलाधार से ऊपर की ऊर्जा की गति में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें कुछ बातें बहुत गहराई से समझ लेनी है। पहली, काम और कामना। दूसरी, वाणी और मौन। तीसरी, स्मृति और स्वप्न। चौथी, धैर्य और क्षमा। अब तुम सोचोगे ऊर्जा के जागरण से इन बातों का क्या रिश्ता है? तो ऊर्जा जागेगी तो वो कुछ करेगी नहीं क्या? जैसे तुम्हें जीवन मिल जाता है और जीवन मिलने के साथ ही सारी अशांति, उपद्रव और कलह भी मिल जाती है। तो तुम अगर पूछो जीवन मिला, जीवन से इन बातों का क्या रिश्ता? तो ऊर्जा का रिश्ता भी है सूक्ष्म। बहुत सारी बातों से ऊर्जा कुछ करेगी। ऊर्जा का एक ही तो गुणधर्म है कि वो कुछ करेगी। अगर कुछ हो नहीं रहा है तो तुम यही तो कहोगे कि ऊर्जा नहीं है। जैसे तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो तुम कहोगे कि जीवन ऊर्जा इस शरीर से जा चुकी है, इसलिए ये शरीर निष्क्रिय हो गया है, निष्पन्द हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं। इसीलिए तुम उसे नष्ट हो जाने देते हो, उस शरीर की अब फिक्र नहीं करते। ऊर्जा है किसी भी रूप में तो कुछ क्रिया घटेगी। पहली चीज, काम और कामना। मूलाधार के केंद्र पर जब तुम हो तो जीवन का एक ही यथार्थ है, काम, यौन, और उसी से निकलकर फैलती हैं सारी कामनाएं, सारी डिजायर्स। यहां पर तुम्हें इन दोनों बातों की हलचल को देखना है कि कैसे काम करता है तुम्हारे भीतर ऊर्जा का ये प्रवाह, कैसे फैलती हैं तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं। काम
क्या करता है उसे समझें, न तो उसके प्रति कोई विरोध की भावना रखें, न उसके प्रति कोई समर्थन की भावना रखें, तटस्थ और जागे हुए। फिर कई चीजें दिखाई देंगी। काम का एक ही काम है, दूसरे की तलाश। काम अकेले नहीं टिक सकता, या टिक सकता है। अगर वो अकेले टिक जाएगा तो काम ही ना रहेगा, फिर वो कुछ और हो जाएगा। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊर्जा के मौलिक कुंड में कुछ कंपन हुए नहीं कि तुम्हारा मौलिक केंद्र सक्रिय हो जाता है। वो सक्रिय है ही, उसे प्रकृति ने सक्रिय बनाया हुआ है, और उस काम केंद्र की हलचल से तुम दूसरे की ओर उन्मुख हो जाते हो, दूसरे की तलाश में निकल पड़ते हो, और हर कामना, हर डिजायर अपने से बाहर होती। अगर तुम्हारे अंदर कोई आकांक्षा है, डिजायर्स का धक्का है, तो तुम साफ देख सकते हो अपने भीतर कि उसमें कुछ और शामिल हो गया है, बाहर का जगत उसमें शामिल हो गया है। तुम अब अपने अंदर नहीं रहे हो, तुम अपने से बाहर फेंक दिए गए हो, तुम अपने घर से बाहर निकल गए हो। आदम और ईव की जो कथा है अदन के बाग से बाहर कर दिए जाने की, वो यही घटना है। उसमें यही प्रतीक है कि वो सोए हुए हैं, अभी उनके अंदर काम और कामना का जागरण नहीं है, वो सहज हैं। जैसे ही उनको अपने काम का बोध होता है, अपनी कामना का बोध होता है, वो अदन के बाग से बाहर हो जाते हैं। कोई बाहर करने वाला परमात्मा नहीं है, तुम स्वतः ही बाहर हो जाते हो। जिनकी कामनाएं बहुत तेज हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसा नहीं घूमने वाला व्यक्ति बहुत कामनाओं का शिकार है, कई बार अन्य स्थिति भी हो सकती है। मौलिक बिंदु पर फोकस रहेंगे, समझ रहे हैं? इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से ये बातें नहीं सुनेंगे, ये केवल अपने भीतर के मौन और सजगता से सुनेंगे, तो कई सारी बातें स्पष्ट होंगी। अब जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हमें उपलब्ध करना है, उस गति को हमें पाना है, तो एक ही तो काम करना है कि दूसरे से हटकर अपने ऊपर वापस लौटना है। दूसरे से हटकर जब अपने ऊपर वापस लौटेंगे तो हमारी इस मौलिक ऊर्जा की दिशा बदलेगी, हमारी इस मौलिक ऊर्जा की गति बदलेगी, और जो हमारी कामनाएं हैं वो बड़ी अलग किस्म की हो जाएंगी। जैसे कि कामना तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी स्वयं को जानने की, अभी तक नहीं है। जब तक काम से निकली हुई कामनाएं हैं, तुम स्वयं को जानना चाहते ही नहीं, तुम दूसरे को ही जानना चाह रहे हो। दूसरे को जानते जानते नष्ट हो जाते हो, और कभी न दूसरे को जान पाते हो, और स्वयं को जानने का तो उस मार्ग पर कोई उपाय ही नहीं। क्या कभी कोई दूसरे को जान पाया है? ऐसा कोई उदाहरण तुम्हें मिले तो उसे खोजना। हाँ, ऐसे तुम्हें अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे संबुद्ध मित्रों के, जिन्होंने स्वयं को जाना, जिन्होंने स्वयं को उपलब्ध किया। ऊर्जा का प्रवाह अगर अपने ऊपर लौट आता है तो स्वयं की खोज बन जाता है। ऊर्जा का प्रवाह जब दूसरे की तलाश में निकलता है, तुम्हारी अपनी पहचान खोती है। तो इनमें कुछ करना नहीं है, ना तो तुम्हें दमन करना है, ना तुम्हें उनमें शामिल होना है। तुम बस उन गतियों को जाग कर देखो कि कैसे घटती हैं, क्या करती हैं, इनका प्रवाह क्या है, इनकी प्रक्रिया क्या है। देखो, उनके दृष्टा बनो। देखते देखते ही मूलभूत अंतर पड़ेंगे, क्योंकि हम कभी रुककर देखते नहीं। देखना अपने आप में चमत्कारिक घटना है।
जैसे मैंने अभी उस साधु की बात की, उसको दिखाई दे गया और घटना घट गई। ऐसे ही जैसे ही तुमको दिखाई देता है कि तुम बाहर की इस दौड़ में अपनी कितनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, तुम अचानक अपने ऊपर लौट आते हो और तुम्हें अपने भीतर उस आनंद की प्रतीति होने लगती है। ऊर्जा या कुंडलिनी उस आंतरिक आनंद की उपलब्धि है, उस आंतरिक आनंद की खोज है। संसार दूसरे से आनंद पाने का प्रयास है जो कि कभी मिलता नहीं। अध्यात्म स्वयं के आनंद में स्थित हो जाने की प्रक्रिया है जो कि तुम्हारा अपना ही है। तो पहले बिंदु में बस इन दोनों स्थितियों के प्रति जागें, जागकर प्रयोग करें। फिर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उपलब्ध होंगी, फिर उनकी बात करेंगे। तो उस पर आगे मैं और बात करूंगा। अभी तो बस इतना ही कि उनके प्रति जागें। फिर दूसरा बिंदु, वाणी और मौन। ये बड़ी साधारण सी बातें हैं इन पर, लेकिन हम कभी काम नहीं करते। बोलने से, अपनी वाणी से तुम अपनी अधिकतम ऊर्जा नष्ट करते हो। तुम्हारी अधिकतम ऊर्जा बोल बोल कर नष्ट हो जाती, तुम खाली हो जाते हो। और ये पहली बात से ही जुड़ी है कि दूसरा व्यक्ति हो तो तुम्हें अंदर एक बाध्यता महसूस होने लगती, कुछ बोलें। कई बार तुम दूसरे के साथ हो, कोई बोलना नहीं आ रहा है, फिर भी तुम्हें लगता है कि बात कहीं से शुरू करें, कोई भी बिंदु उठाएं, मौसम की बात करें, कपड़ों की बात करें, कोई बात करें। दूसरे से संबंधित होने का अभी तुम एक ही मार्ग जानते हो, बोलना। और अगर वाणी न हो तो तुम्हें लगता है दूसरे से कोई सेतु नहीं है, दूसरे से कोई जोड़ नहीं है। ऊर्जा के अनुभव में दूसरे से जोड़ की और गहरी स्थितियां अनुभव में आती हैं। जैसे जब तुम किसी के गहरे प्रेम में होते हो तो तुम उसकी ऊर्जा से संपर्क कर लेते हो और वहां पर कई बार मौन घिर आता है, कई बार तुम मौन में चले जाते हो। लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं दूसरा इससे चोट तो नहीं खा रहा है, और तुम फिर बोलना शुरू कर देते हो। फिर तुम बोलते हो और वो सुंदर अनुभव तुमसे खो जाता है। बोलने में भी तुम जो व्यर्थ का बोलते हो उससे तुम्हारी ऊर्जा और नष्ट होती है। बोलने में अर्थवत्ता, सार्थकता अगर होती है तो वाणी तुम्हें ऊर्जावान भी करती है। ये जितने उपाय हैं वो सीढ़ियों की तरह से हैं, उनसे तुम नीचे भी जाओगे, उनसे तुम ऊपर भी जाओगे। उपाय कभी एकांगी नहीं होते, वो वन डायमेंशनल नहीं होते, उनमें दो स्थितियां होती हैं। अगर तुम उनका ठीक उपयोग करोगे ऊपर खींच लिए जाओगे, उनका दुरुपयोग करोगे नीचे गिर जाओगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण के साथ तुम अगर नासमझीपूर्ण व्यवहार करोगे तो तुम बार बार गिरोगे, और गुरुत्वाकर्षण को समझकर उसके साथ सहयोग करके अगर तुम कोई प्रयोग करोगे तो तुम उससे ऊपर उठकर उड़ान भी भर सकते हो। अब उड़ान भरने में भी गुरुत्वाकर्षण ने ही काम किया है। स्थितियां दोनों संभव हैं। वाणी और मौन तो साधकों के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में मौन को एक जगह दें और उनकी वाणी उनके मौन से निकले तो सार्थक है। यूं ही नहीं बोलें। अगर यूं ही बोलने का भाव है तो चुप रह सकते हैं, बोलना कोई जरूरी नहीं है। और अगर तुम प्रेम पूर्ण लोगों के बीच हो तो बेवजह बोलना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। कम से कम 1 घंटे मौन का रोज प्रयोग सभी साधकों को अवश्य करना चाहिए। दिन में कम से कम 1 घंटे मौन अवश्य बैठें, केवल अपने साथ, और वाणी का सदुपयोग करें। और जब बोलने की घटना घट रही है तब उसमें अपनी सजगता को जोड़ लें। बोलते बोलते जाग जाएं, देखें कि तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। बोलने की जो घटना है वो भी आइसबर्ग की तरह की घटना है कि कुछ तुम बाहर बोल रहे हो, कुछ तुम अंदर बोल रहे हो,
कुछ आउटर डायलॉग है, कुछ इंटरनल डायलॉग है। तो वाणी ऐसा नहीं है कि जिसे तुम अपने होठों से कह दे रहे हो वही केवल तुम्हारी बोलने की घटना है। तुम्हारे अंदर इंटरनल डायलॉग भी चल रहा है, अंदर अंदर बोले चले जा रहे हो। उसके प्रति भी जागेंगे, अपने इंटरनल डायलॉग के प्रति भी जागेंगे, और आंख बंद करके जब बैठेंगे अपने मौन में तो वो इंटरनल डायलॉग, वो आंतरिक संवाद और उभर कर आएगा। तो देखेंगे वो क्या चल रहा है। तुम देखोगे कैसी व्यर्थ की अराजक बातें जिनका कोई तारतम्य नहीं, कोई संबंध नहीं, सब बिखरी बिखरी सी। अब तुम देखो जब तुम्हारे भीतर विचारों का और बातों का इतना बिखराव है तो ऊर्जा नियोजित कहाँ हो पाएगी? वो नियोजित नहीं हो पाएगी, चैनलाइज नहीं हो पाएगी। जैसे सूरज की सारी किरणें बिखरी बिखरी हैं तो उनमें एक अलग ऊर्जा है, कम ऊर्जा है। उन्हीं किरणों को तुम फोकस कर देते हो तो वो जला देने की क्षमता भी अर्जित कर लेती हैं, उनमें और ताकत आ जाती है। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर की बातें जो बिखरी बिखरी हैं वो शांत होती हैं और चैनलाइज होती हैं तो तुम्हारे भीतर एक गहरी ऊर्जा का विस्फोट होता है। मौन का अनुभव तुम्हारे जीवन को और अधिक सार्थकता देगा और तुम्हें दूसरे से मुक्ति देगा। जो लोग कई बार घर में अकेले रह जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनका मैं एक ही रोना या शिकायत सुनता हूँ कि कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं अलग अकेले पड़ गया हूँ, अलग थलग। तो उनकी इच्छा भी होती कोई आए बैठे उनसे बातें करे। तो कुछ लोग सोशल वर्क भी शुरू कर देते हैं कि ऐसे ही जाते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं बेकार की और चले आते हैं। इससे ना उनका कुछ बनता है ना दूसरे का। अच्छा हो कि उनके पास थोड़ी देर ध्यान में जाकर बैठें तो उनका ज़्यादा लाभ होगा और उनके जीवन में और शक्ति और अर्थ प्रवेश कर पाएगा। तो जो लोग अकेले और अलग थलग हैं उनके साथ ये प्रयोग तुम कर सकते हो। उनके साथ 1 घंटे अपने ध्यान में, अपने मौन में जाकर बैठो। जो काम तुम बोलकर करते थे उसको अब मौन में करो, शांति से। अगर तुम इस मौन को उपलब्ध हो गए हो तो तुम्हारे भीतर से ये आकांक्षा भी जाती रही है कि कोई तुमसे बात करे। दूसरा तुमसे बात करता है तो तुम्हें अपने होने का एहसास होता है। मौन में तुम्हें अपने होने का एहसास होता है, अपने आप स्वतः। कुंडलिनी की घटना जब घट जाती है तो यही बातें जब उल्टे ढंग से तुम देखोगे तो यही कसौटी बन जाती हैं। जिन बातों की मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी के भीतर ऊर्जा जाग गई है तो यही सब चीजें तुम उसके व्यवहार में देखोगे। जैसे पहला काम का तल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस व्यक्ति की ऊर्जा जाग गई है, उद्रगामी हो गई है, उसके पास तुम एक अजीब घटना देखोगे कि तुम उसके पास पहुंचोगे। तुम अगर अपनी कामना से या काम के ज्वर से भरे हुए हो तो वहां पहुंचते पहुंचते वो शांत हो जाएंगे। एक संबुद्ध मित्र की पहचान ही यही होती है कि तुम बहुत आतुरता से, बहुत एंजाइटी से, बहुत फीवर से भरे हुए उसके पास पहुंचे हो और जब तुम उसके पास बैठे हो तुम देखते हो तुम्हारा तूफान धीरे धीरे खत्म हो गया है। आम लोगों से जब तुम मिलते हो तुम्हारी यही भावनाएं और आग पकड़ लेती। यही ऊर्जा की पहचान है कि वो जागी है या नहीं जागी है। तो दूसरे बिंदु पर अपने इस वाणी और मौन पर काम करेंगे तो पहले बिंदु को भी और गहराई से देख पाएंगे। ठीक है, सारे बिंदु जो हैं वो और गहरे जाकर देखने की कोशिश, जैसे कुछ कदम और पीछे हट के देखा, फिर कुछ कदम और पीछे हट के देखा। तीसरे बिंदु पर जब हम आते हैं स्मृति और स्वप्न, तो ये थोड़ा और पीछे हटकर देखना है। अपने अंदर की स्मृतियों के जगत का दर्शन करना। कैसी स्मृतियां हैं? क्योंकि जो तुम्हारी बातें हैं वो तुम्हारी स्मृतियों से ही निकल रही हैं या वो कहीं और से भी आती। क्या तुम अपने स्मृति के भंडार के बिना कोई बात कर सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो ये अपने आप में एक चमत्कार होगा। जैसे संबुद्ध मित्र बातें करता है
और वो जीता जागता चमत्कार होता है, क्योंकि वो किसी स्मृति के उपयोग से बात नहीं करता। सामान्य व्यक्ति की स्थिति स्मृति से ही अपने जीवन को संचालित करने की है। तुम्हारे पास तुम्हारे अनुभवों की, तुम्हारे जीवन की घटनाओं की, तुम्हारे अध्ययन की, तुम्हारी कंडीशनिंग की बहुत सारी स्मृतियां हैं। तुम उन्हीं में विचरण कर रहे हो। तुम्हारी स्मृतियां ही जब तुम सो जाते हो तुम्हारे स्वप्न बन जाती हैं। तुम्हारे स्वप्न कहीं और से नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारी स्मृतियों का ही तुम्हारी नींद में प्रवेश कर जाना है। जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसकी स्मृति और स्वप्न रूपांतरित हो जाते हैं। इसीलिए एक बहुत पुराना प्रयोग रहा है आश्रमों में, साधकों से अपने स्वप्नों को हमेशा अंकित करने के लिए कहा जाता रहा कि वो अपने स्वप्न लिख डालें, उन्हें क्या दिखाई दे रहे हैं। और एक सद्गुरु तुम्हारे स्वप्नों पर दृष्टिपात करके जान लेता है कि तुम चेतना की किस अवस्था में गति कर रहे हो। तुम्हारा सारा जीवन झूठ बोल सकता है, लेकिन तुम्हारी स्मृतियां और स्वप्न झूठ नहीं बोलते। यही प्रामाणिकता की ओर प्रवेश है। ऊर्जा हमेशा प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, और तुम्हारी स्मृति और तुम्हारे स्वप्न वो अपने आप में प्रामाणिक है। जैसे तुम साधु हो या असाधु हो, ये तुम्हारे स्वप्न बता देंगे। तुम्हारे भीतर किन बातों की स्मृति अंकित है, तुम हर 10 सेकंड में किस स्मृति के जगत में गोता लगा जाते हो। अगर तुम इसे देख पाओगे तो तुम अपने बारे में बहुत कुछ जान पाओगे, और जिस बात को देख लोगे उससे मुक्त हो जाओगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर सामान्य स्वस्थ व्यक्ति हर 10 से 20 सेकंड में यौन के और हिंसा के विचारों से गुजरता है। एक साधक हो सकता है कुछ अन्य विचारों से, कुछ अन्य स्मृतियों से भर जाता हो। इन स्मृति के पैटर्न्स पे, इन स्मृति की रूपरेखाओं पे जागें। तुम किन किन बातों को रिकॉल करते रहते हो, ये तुम्हारी ऊर्जा के मार्ग में बहुत बड़ा काम करेंगे। तुम आज जो कुछ कर रहे हो अनजाने में, हो सकता है तुम्हारी कुछ स्मृतियां धक्का दे रही हों, तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो, और तुम उन्हें ना देख पाने की वजह से ही हो सकता है बहुत परेशान हो रहे हो। तुम्हारे कृत्यों में तुम्हारी स्मृतियां शामिल हैं। जैसे एक मित्र थे मेरे, मैं उन्हें जानता था, तो उनको एक बात हमेशा बहुत पीड़ित करती थी। वो हर तरह से सफल व्यक्ति थे। उनके भोजन में कहीं भी कभी कोई किसकिसाहट आ जाए, कभी कोई कंकड़ आ जाए, और उनके अंदर एक तेज घृणा, एक तेज अवसाद और एक हिंसा की भावना उभर आती थी। उन्होंने कहा कि ये अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता। किसी के भी मुंह में कंकड़ आ गया या कोई किसकिसाहट आ गई, उसे थूक देता है, मुंह साफ कर लेता है, बात खत्म हो जाती। वो कहे मेरे साथ पता नहीं क्या बात है, किसकिसाहट मेरे मुंह में आती है और मैं बस करीब करीब विक्षिप्त होने लगता हूं। मैंने उनसे कहा कि तुम कुछ प्रयोग करो अपने जीवन में पीछे लौटने के। उन्होंने उस पर प्रयोग किया और उन्होंने देखा उस प्रयोग में पीछे लौटते हुए अचानक उनकी स्मृतियां तरोताजा हो गईं, कई सारी। कई बार तुम अपने जीवन से अप्रिय बातों को भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारे अचेतन की स्मृति में वो अपना काम करती रहती हैं और तुम्हारे जीवन को संचालित करती रहती हैं। उन्होंने देखा, उन्हें याद आया पूरा दृश्य, जब वो छोटे थे, उनका अच्छा घर था और उनके पिता के भाई सब साथ रहते थे। उनके पिता सीधे साधे थे और जो पिता के भाई थे उनका उस घर
के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और उस घर से इनको निकालने का काम वो लोग कर रहे थे तरह तरह से। और उस दिन एक तरह से आक्रमण ही हो गया, घर की दीवारें तोड़ी जाने लगीं, घर की चीज़ें उठा के फेंकी जाने लगीं और उन्हें घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया गया, उनके पिता को। वो तब छोटे बच्चे थे और जब दीवारें टूट रही थीं, उन पर आक्रमण हो रहा था, तो उस समय वो एक भोजन कर रहे थे और वो धूल और वो मिट्टी उनकी थाली में आकर गिरी थी। वो बात कहीं उनके अचेतन में जाकर अटक गई और अब जब भी वो कहीं किसकिसाहट या कंकड़, तो उनके जीवन की उस अप्रिय घटना को वो जीवंत कर देती थी। और उस समय उनके बाल मन में जो भी क्षोभ, घृणा, प्रतिक्रिया, हिंसा रहा होगा, वो सब उभर कर आ जाता था। स्मृतियां मामूली नहीं है, वो तुम्हारे पूरे जीवन को पकड़ कर चल रही हैं। उन पर काम करना है, तभी ऊर्जा मुक्त होगी। कभी कभी वहां पर अटक जाती। कभी तुम किसी से बहुत प्रेम करते थे, अचानक तुम उससे मिले हो और तुम किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तुमने कोई डिश मंगाई है, पहली बार मंगाई है, तुमने उससे पहले उसे नहीं खाया था। फिर वो प्रेम चलता रहता है, साल दर साल कुछ समय आगे बढ़ जाता है। फिर तुम्हें लगता है कि तुम ये कुछ विशेष चीजें बहुत पसंद करते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे उस प्रेम के क्षण का एसोसिएशन हो गया है, उससे वो जुड़ गई हैं। अब स्मृति ठीक ठीक काम नहीं कर रही है और तुम कुछ चीजें पसंद करने लगते हो, कुछ चीजें नापसंद करने लगते हो। खाने में भी अगर जागेंगे स्मृति के जगत पे, तो हैरानी होगी कि अच्छा, ऐसा भी एक संसार हमारे भीतर काम कर रहा है। बहुत अद्भुत संसार तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी पसंदें, नापसंदें, तुम्हारी बहुत सारी बीमारियां ना होकर तुम्हारी स्मृतियों का रिपीटिशन है, तुम्हारी स्मृति की पुनरावृत्ति है। जैसे एक और मित्र हमारे यहाँ आते थे, आजकल वो बहुत वृद्ध और बीमार हैं, नहीं आते हैं, अब आने में सक्षम नहीं हैं। उनके साथ अजीब घटना घटती थी। साल में एक विशेष महीने में 5 दिन उनको कभी नींद नहीं आती थी, बिल्कुल 5 दिन उनकी नींद बिल्कुल गायब हो जाती थी। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से जब भी ये महीना आता है, इस महीने की इन तारीखों को मेरी नींद नहीं आती, वो एकदम गायब हो जाती। कोई स्मृति है जो उनका पीछा कर रही होगी और उन हर स्मृतियों की गांठ लग गई है, उस गांठ में तुम्हारी ऊर्जा अटकी हुई है। इसीलिए एक संबुद्ध मित्र को एक और शब्द देते हैं, निर्ग्रंथ, जिसकी गांठें गिर गई हैं, जिसकी गांठें खुल गई हैं, यानी कि जिसकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार को होती हुई पार हो गई है और वो अब अपने विशुद्ध साक्षित्व में स्थित हो गया है, तो वो वही व्यक्ति है जिसके अंदर अब स्मृतियों की कोई गांठ नहीं। स्मृतियों की गांठें खुलती हैं, तुम्हारे स्वप्न तिरोहित हो जाते हैं। स्वप्न तभी तक हैं जब तक ऊर्जा का जागरण नहीं है। एक वो व्यक्ति जिसकी ऊर्जा मूलाधार से लेकर सहस्रार तक गति कर जाती है, उसके स्वप्न विदा हो जाते हैं, उसे अब कोई स्वप्न नहीं आता। तो स्मृतियों पे जागें और अपने स्वप्नों का एक ट्रैक रखें, उनका रिकॉर्ड रखें, उनमें खोए नहीं। ये नहीं कि अपने स्वप्नों को आध्यात्मिक, अलौकिक, प्रेडिक्टिव या कुछ विशेष समझें, क्योंकि सपने सपने हैं और तुम्हें उन सपनों के पार जाना है, तुम्हें स्मृतियों के पार भी जाना है। तो इन पर काम करेंगे। इनके प्रति एक ही काम है, उनके प्रति जागना, देखना उनके सारे पैटर्न्स को, फिर बहुत सारी अंतर्दृष्टियां उपलब्ध होंगी। और चौथी बात, धैर्य और क्षमा। ये और पीछे लौटना है, क्योंकि जब तुम इन सब बातों का दर्शन कर रहे होगे, तुम्हें बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी, एक्सट्रीम पेशेंस की। अन्यथा तुम बात बात पे धैर्य खो देते हो, तुम्हें किसी बात में धैर्य नहीं रहता। अब जीवन के जब गहरे तलों का अनुभव तुम उपलब्ध कर रहे हो, तो बहुत गहरे पेशेंस की जरूरत है।
धैर्य के साथ क्षमा अपने आप आ जाती है कि तुम स्मृतियों और स्वप्नों पर काम करते करते दूसरों को भी क्षमा कर पाओ और स्वयं को भी क्षमा कर पाओ। दोनों बातें आवश्यक हैं। जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता वो कभी दूसरों को भी क्षमा नहीं करता। जैसे कुछ लोग अपने ऊपर बहुत आक्रामक होते हैं तो वो दूसरों की भी गर्दन अवश्य पकड़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तपस्वी है, कांटों पर सोता है, बड़ी तकलीफों में रहता है, तो फिर तुम्हें वो आनंद में रहने नहीं देगा। तुम्हारे लिए फिर वो तरह तरह की मुश्किलें खड़ी करेगा, तुम परेशान हो जाओगे। अचेतन और अपरोक्ष, अनकॉन्शियस और इनडायरेक्ट वेज में तुम्हारे जीवन में विष घोल देगा ऐसा व्यक्ति। तो क्षमा अपनी सारे अपराध बोध से मुक्ति, कोई अपराध बोध नहीं अपने अंदर। दूसरों को क्षमा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया होगा तुम्हारे प्रति वो बेहोशी में, मूर्छा में, तो ऐसे लोगों से तुम अपने उस साइकिक बॉन्ड को रिलीज कर देते हो। ऊर्जा की इस व्यवस्था में तुम अगर यहाँ पर खड़े होकर देखोगे, तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारी सर्वाधिक ऊर्जा या तो अपराध बोध में नष्ट हो जाती है या दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और बदले की भावना में नष्ट हो जाती है। सर्वाधिक ऊर्जा, तुम्हारे प्रति किसी ने अच्छा नहीं किया, तुम उसके प्रति एक बुरी भावना से भरे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते तो तुम खामोश हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक भाव है प्रतिक्रिया का, वो तुम्हारी ऊर्जा को शक करता है, खींचता है। ये सारे एनर्जी सकिंग पॉइंट्स हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को शक कर लेते हैं। गिल्ट, एक व्यक्ति गिल्ट में चला जाए तो तुम देखो कि क्या हालत हो जाती है। अभी अच्छा भला स्वस्थ बैठा होगा, हो सकता है उसको अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत भी न रह जाए। तुम बहुत क्रोध में होते हो तो कांपने ही लगते हो, किसी दूसरे पर प्रतिक्रिया तुम कांपने लगे हो। अब ऐसे में अगर तुम्हारे कंपन का कोई उपयोग कर ले, जो कुशल योद्धा हैं उपयोग कर लेते हैं, तुम एक धक्का देते हो, तुम गिर जाओगे। तुम अपने पैरों पर स्थिर नहीं रह गए हो, तुम्हें इतने क्रोध ने पकड़ लिया है। किसी के प्रति घृणा तुम्हारे अंदर उभर आए तो तुम एकदम से ऊर्जाहीन हो जाते हो। क्रियाओं और विधियों की जो तुमने बातें पूछी थी, उन क्रियाओं और विधियों की बात नहीं, इस सारी समझ को, इन चारों बिंदुओं को, ये पीछे लौटते हुए बिंदु हैं, सूक्ष्म होते हुए, धैर्य और क्षमा, इन सब पर काम करें, पूरा पेशेंस रखें। धैर्य में क्या होता है कि प्रेजेंट मोमेंट की एक्सेप्टेंस होती है। तुम वर्तमान के क्षण का पूरा स्वीकार कर लेते हो। ये क्षण ऐसा ही है, तुम्हारे पूरे जीवन की कर्मों की धारा ने, अस्तित्व की सारी शक्तियों ने इस क्षण को ऐसा ही चाहा होगा, ऐसा ही बनाया होगा, इसलिए वो ऐसा है। तुम उसे स्वीकार करते हो। फिर धीरे धीरे वो क्षण रूपांतरित हो जाता है। इन चारों बिंदुओं पर काम करें, प्रयोग करें, गहरे उतरें, फिर देखें ऊर्जा कैसे मुक्त होती है और फिर क्षण भर में तुम्हारे अंदर विस्फोट घट सकता है। एक अन्य मित्र ने पूछा है, अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा को संतुलित करने के लिए क्या करें? तुम्हारे अंदर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, यिन एंड यांग। मनोविज्ञान में कहते हैं हर पुरुष के अंदर एक एलिमेंट है एनिमा और हर स्त्री के अंदर एक एलिमेंट है एनिमस। एनिमा एंड एनिमस। एनिमा इज फेमिनिन एनर्जी in male body and animus is masculine energy
in female body. यही ऊर्जा जब संतुलित होती है तो पूरा जीवन उत्सव बन जाता है, पूरा जीवन नृत्य बन जाता है। यही ऊर्जा जब असंतुलित हो जाती है पूरा जीवन विषाद बन जाता है। विषाद कहीं और से नहीं आता, ऊर्जाओं के असंतुलन से आता है। स्त्री और पुरुष ऊर्जा की बात करेंगे, स्त्री और पुरुष शरीर की नहीं। स्त्री और पुरुष में कोई बहुत अंतर नहीं है। हर स्त्री के भीतर भी दोनों ऊर्जाएं हैं, हर पुरुष के भीतर भी दोनों ऊर्जाएं हैं। उन ऊर्जाओं को समझेंगे, क्या है ये फेमिनिन एनर्जी, ये स्त्री ऊर्जा क्या है। तुम्हारे अंदर की जो इंट्यूटिव स्टेट है वो स्त्री ऊर्जा है, और तुम्हारे अंदर की जो एक्टिव स्टेट है वो पुरुष ऊर्जा है। तुम्हारे अंदर के सहज बोध की, अंतः प्रज्ञा की जो स्थिति है वो स्त्री ऊर्जा की स्थिति है, और तुम्हारे भीतर की सक्रियता की जो स्थिति है वो तुम्हारे भीतर की पुरुष ऊर्जा की स्थिति है। अंतः प्रज्ञा और सक्रियता दोनों का तालमेल, इंट्यूशन एंड एक्टिविटी दोनों का एक तालमेल, वही संतुलन होगा। वर्तमान समय में हमने इन दोनों में काफी अंतर कर लिया है, और वस्तुतः यहाँ पर पुरुष ऊर्जा की उतनी बात नहीं रह गई है, हमें स्त्री ऊर्जा की खोज करनी है। हमने अपनी स्त्री ऊर्जा को बहुत बहुत नकारा है, और ऐसा नहीं कि पुरुषों ने स्त्री ऊर्जा को नकार दिया, स्त्रियों ने भी अपनी स्त्री ऊर्जा को नकार दिया है। इसलिए स्त्रियों में भी अब उतनी स्त्रैणता नहीं दिखाई देगी जितनी होनी चाहिए, और पुरुषों के अंदर भी वही असंतुलन है। कई बार तुम समाज में सामान्य प्रचलित बातों में देखो, स्त्रियां स्त्री होने से बहुत प्रसन्न हैं और पुरुष पुरुष होने की वजह से बहुत प्रसन्न हैं, और दोनों दुखी हैं। अगर तुम्हारे भीतर बोध की शक्ति है, अनुभव करने की, महसूस करने की, तो तुम अपनी स्त्री ऊर्जा से जुड़ रहे हो। लेकिन आज के इस भाग दौड़ के समय में हम अपने भीतर के उस महसूस करने के, उस बोध करने के भाव से दूर हो गए। हम हर बात में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, लेकिन हमें महसूस कुछ भी नहीं होता। और फिर क्या होता है कि जब तुम्हारे भीतर की छवि, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की गति गड़बड़ हो जाती है, तो तुम बाहरी जीवन में भी उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलती ही तलाश कर लेती हो। जैसे अगर स्त्री के अंदर की पुरुष ऊर्जा जैसी है, वो वैसे ही पुरुष से मिलता जुलता पुरुष बाहर तलाश लेगी, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट एनर्जी। और पुरुष के अंदर एक जो फेमिनिन एनर्जी वर्क कर रही है, अगर वो तलाशेगा बाहर स्त्री, तो करीब करीब वो वैसे ही तलाशने की कोशिश करेगा। अगर उनमें तालमेल होगा तो तुम्हारे बाहर के जीवन में भी तालमेल होगा, उनमें तालमेल नहीं होगा तो तुम्हारे बाहर के जीवन में भी तालमेल नहीं होगा। संतुलन के लिए आवश्यक है कि तुम अपने दोनों स्वरूपों को पूरा पूरा रेस्पेक्ट दो, पूरा पूरा सम्मान दो। इसी को भारतीय दर्शन शिव और शक्ति के रूप में भी कहता है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, दोनों रूपों में बहती हुई। उस पैसिव एनर्जी को महसूस करना, जैसे कि स्मृति की बात जब मैं अभी कर रहा था, तो स्मृति का भी एक ढंग होता है, उसे तुम थोड़ा ख्याल में लो तो ये बात समझ में आएगी। अगर तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से अपनी मेमोरी पे काम कर रहे हो तो तुम्हें बड़ी फैक्चुअल मेमोरीज आती हैं, फैक्ट्स तुम्हें याद आते हैं।
और अगर तुम अपनी फेमिनिन एनर्जी से, ये पुरुष और स्त्री किसी में भी हो सकता है, अगर तुम अपनी फेमिनिन एनर्जी से, स्त्री ऊर्जा से स्मृति में प्रवेश करते हो तो तुम्हें एग्जिस्टेंशियल मेमोरी आती है, अस्तित्वगत, जैसे तुम्हें पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो जीवंत हो जाता है, तुम उसे अपने रोम रोम से महसूस कर लेते हो, तुम वापस लौट जाते हो उसमें। अब वो तथ्य नहीं रहा, वो तुम्हारा प्राण बन गया है उस समय के लिए। तो अभी कोशिश करनी है कि तुम अपनी इस एग्जिस्टेंशियल स्टेट को बढ़ाओ, अपनी महसूस करने की क्षमता को बढ़ाओ, उसे नकारो नहीं। स्त्रियों को भी उस पे काम करना है और पुरुषों को भी उस पे काम करना है, दोनों को संवेदनशीलता को विकसित करना है। दोनों के पूरे पूरे संतुलन से ही कोई काम होता है। जैसे तुम आगे गए, तुम्हें प्यास लगी है, तो पहले तुम्हारे अंदर एक भाव उठा है, वो तुम्हारी स्त्री ऊर्जा है, भाव का उठना, और फिर तुम उस प्यास को बुझाने के लिए पानी लाते हो, ये तुम्हारी पुरुष ऊर्जा का काम है, एक्टिविटी, एक्शन। इन दोनों चीजों को देखना अंतः प्रज्ञा या इनर वॉइस या इंट्यूशन हमारी मन की ही क्षमता है। हमने मन के एक तल का उपयोग किया है अभी तक, जो बाहरी तल है, जिसमें केवल बाहरी तल के विचार हैं, इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसी मन के पीछे मन का दूसरा तल है जो इंफॉर्मेटिव ना हो के इंट्यूटिव है। जो इंट्यूटिव लेवल ऑफ माइंड है वो फेमिनिन एनर्जी का रिसोर्स है, क्योंकि कई बार तुम कुछ सोच रहे हो और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो बात तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन अचानक तुम्हारे भीतर की किसी अंतः प्रज्ञा से वो बात समझ में आ जाती। पहले ऐसा होता था कि कभी कभी अभी भी ऐसा होता है कि स्त्रियां ज़्यादा इंट्यूटिव होती। हमेशा नहीं, स्त्रियों को इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। जब तक वो ध्यान में गहरे नहीं डूबती, उनके इंट्यूशन महज कयास है, जोड़ तोड़ है। तो केवल जोड़ तोड़ या कयास की भाषा में ना जाकर अपने महसूस करने के तल की ओर लौट आना, उस तल की ओर लौटने में तुम अपने शरीर से फिर से रिश्ता जोड़ोगे। इस स्त्री पुरुष ऊर्जा का संतुलन यही है कि अपने शरीर से फिर से रिश्ता जोड़ो, अपने शरीर को महसूस करना प्रारंभ करो। अब तुम्हें लगता है कि शरीर को महसूस करूं तो ऊर्जा पे क्या होगा, तुम करोगे तो तुम देखोगे क्या होता है। तुम्हारा मन लंबी यात्रा करते करते प्रदूषित हो गया है, कंडीशन्ड हो गया है, उसमें बहुत सारे विचार, बहुत सारे विपरीत बातें, तरह तरह की कंडीशनिंग मिल गई हैं। लेकिन तुम्हारा शरीर वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे शरीर की अंतः प्रज्ञा हमेशा तरोताजा है। तो तुम अपने जीवन की गति का, अपने जीवन की दिशा का निर्धारण अपने शरीर की भाषा को समझकर कर सकते हो। तुम किसी ऊर्जा के संपर्क में आते हो, तुम्हारा मन तो बाद में उसकी सूचना देता है, तुम्हारा शरीर पहले ही सूचना दे देता है। जैसे तुम किसी बहुत घृणा से भरे हुए वातावरण में प्रवेश कर रहे हो, उस वातावरण में घृणा की ऊर्जा है, तुम प्रवेश करोगे और तुम देखोगे कि तुम्हारे होंठों और तुम्हारी आंखों के पास एक दबाव बन गया है। क्या ऐसा महसूस हुआ किसी को? अगर तुम जागे होगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर कुछ तरंगे हैं जो दबाव डाल रही, तुम्हारे शरीर ने पहले बता दिया है। तुम भयभीत हो, कोई दुर्घटना घटने वाली है, तुम्हारा शरीर पहले बता देता है। शरीर के साथ रिश्ता जोड़ते ही उन ऊर्जाओं के संतुलन की एक नई यात्रा में तुम प्रवेश कर जाते हो। फिर तुम्हारा शरीर केवल इस स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं है। टेक्निकली और साइंटिफिकली अगर तुम देखोगे, तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट, तुम्हारी धरती, तुम्हारी हवाएं,
सब तुम्हारे ही शरीर का विस्तार है, तुम्हारी इस फिजिकल बॉडी का ही एक्सपेंशन है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि शरीर में पांचों तत्व विद्यमान हैं। वो पांचों तत्व जहाँ भी बिखरे हुए हैं वो तुम्हारे शरीर से ही जुड़े हुए हैं। तो धरती को महसूस करो, पानी को महसूस करो, आसपास के पूरे वातावरण को महसूस करो, उससे जुड़ो और तुम्हारे अंदर एक संतुलन आएगा। और एक छोटा सा प्रयोग, ये प्रयोग बहुत साधारण है लेकिन चमत्कार कर देता है। तिब्बत में इस प्रयोग पर बहुत काम किया गया, इसी ऊर्जा के प्रयोग के लिए। और तुम्हें हैरानी होगी कितनी छोटी सी बात इतना मैजिकल इफेक्ट कैसे करती है, लेकिन करके देखेंगे। सीधे खड़े हों, अपने पैर थोड़े से 6 इंच दूर करें, अपने हाथ बिल्कुल रिलैक्स नीचे छोड़ दें और फिर बिना अपनी पोजीशन को शिफ्ट किए, अपने शरीर की पोजीशन को बिना शिफ्ट किए भाव करें। तुम देखोगे तुम्हारे भाव से ऊर्जा कैसे संचालित होती। केवल भाव करें कि तुम्हारे दाहिने ओर, तुम्हारे दाहिने पैर पर तुम्हारा सारा वजन जा रहा है। थोड़ी देर में तुम्हें दिखाई देगा कि दाहिनी ओर वजन बढ़ गया है। तुम शायद थोड़ा सा दाहिनी ओर झुक भी गए हो। जब ये महसूस हो जाए कि तुम्हें अब वजन दाहिनी ओर चला गया है तो उसको शिफ्ट करें कि अब वही वजन तुम्हारे बाएं पैर पर आ गया है, वो बाईं ओर शिफ्ट हो गया है। इस प्रयोग को 3 दिन पूरी इंटेंसिटी से करें, दाहिने बाएं दाहिने बाएं। 3 दिन के बाद फिर इसमें तीसरी चीज जोड़ें कि जब तुम दाहिने बाएं उसको शिफ्ट कर लो और उसका अनुभव कर लो तो तुम देखोगे वजन बिल्कुल बीच में आ गया है। ना वो दाहिने पैर पर है ना बाएं पैर पे, वो कहीं बीच में है। वो कहीं बीच में है और इसको अनुभव करने में हो सकता है तुम्हें अगले 3 दिन और लगें, लेकिन जैसे ही तुम्हें उसका अनुभव होगा तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर सारे बोझ से, सारे भार से मुक्त हो गया है। उसमें एक ऊर्जा दौड़ गई है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल निर्भर हो गया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है। तुम हल्के हो गए हो। और अगर तुम आंख बंद करके खड़े हो गए तो तुम्हें अचानक एक धक्का लगेगा कि तुम कहीं ऊपर तो नहीं उठ रहे हो। खैर, ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम उस ऊपर उठने के लिए इस प्रयोग को करो। और इस संतुलन की ध्यान विधि का जब तुम कम से कम 21 दिन प्रयोग कर लोगे, गंभीरता से अगर इस पर काम करना चाहते हैं तो करके देखेंगे। कोई टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के लिए इस पर प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे रात, कभी भी। 21 दिन तक जब लगातार प्रयोग करेंगे तुम देखोगे कि तुम्हारे मन की, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी चेतना की स्थिति बदल गई है। तुम्हारी स्मृति, तुम्हारे स्वप्न बदल गए हैं। तुम्हारा उठना बैठना बोलना बदल गया है। कुछ है जो बदल गया है अंदर। एक अजीब सा संतुलन आ गया है तुम्हारे भीतर। तो इस बैलेंसिंग मेडिटेशन का, संतुलन के ध्यान का प्रयोग करके देखें। 3 दिन करने के बाद तीसरी चीज जोड़ें और अगली बार जब मिलें तो मुझे बताएं कि क्या रहा। और फिर 21 दिन तक प्रयोग अगर मन है किसी का करने का तो इसे कर लें और फिर बताएं क्या रहा। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।